हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा पूरा ये सीरीज़ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर चल रहा है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हो। मैंने कुछ पुराने वीडियोस डाल दिए हैं, बूटस्ट्रैप के डिज़ाइंस, और ये पिछला पार्ट भी मैंने डाल दिया है जो डे 5 का था। बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, ये दोनों पार्ट ये डे 4 के हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट को और डिटेल्स के साथ सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर ओपन विथ कोड कर लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो ये डे 5 था। अब डे 6 नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ आज के लिए, डे-6। आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ आप सीखोगे इसमें। index.html करके हम बनाते हैं, और एज यूजुअल हमारा मेन डॉट, आप यहाँ मेन के अलावा और भी index.js भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, कुछ भी आप जावास्क्रिप्ट का एक नाम दे सकते हो अच्छा खासा। ओके, इंडेक्स में बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डे 6 लेक्चर। ओके, और यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर कंट्रोल स्पेस index.js को ले लिए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक h1 टैग में डे 6 लेक्चर बाय फुल स्टैक नेस्ट। ओके, ऐसे लिख देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसके पाथ को कॉपी करते हैं, कॉपी पाथ, और इसको ब्राउज़र पे चेकआउट करते हैं। ओके, ये हमारा आ गया। तो आज हम बेसिकली क्या सीखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है, पहला है वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, देन स्प्रेडिंग। ओके, अब इस वेरिएबल के अंदर एक और चीज़ है, वो हम आगे देखेंगे इसमें। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स। अगर आपको मैं सीधे एकदम इजी लैंग्वेज में कहूँ तो वेरिएबल्स मतलब एक तरह का स्टोरेज है। ये स्टोरेज, STORAG, स्टोरेज। वेरिएबल्स एक तरह के स्टोरेज है जो हमारे वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, स्टोरेज फॉर वैल्यूज़। और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, थ्री वे से डिफाइन करने के, 3 ways टू डिफाइन वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो पहला कौन सा है, एक होता है लेट, फिर दूसरा है कॉन्स्ट, तीसरा है var। अब तीनों कैसे काम करते हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला मैं लेट के लिए सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे xy वैल्यू का नाम दे देता हूँ, वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1 2 3 4। ओके, अब मैं कंसोल पे वैल्यू 1 करता हूँ। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। अब देखो, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ वो आ जाएगा, 1 2 3 4 हमको मिल गया। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ, दिस डॉट वैल्यू 1, अब देखो तो भी वो वही है। अगर मैं यहाँ पर भी अगर लिखूँ दिस डॉट वैल्यू 1, ये देखो मिल गया। बट ये दिस क्या है, दिस एक्चुअली एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, और इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये सारे दिस में आ गया, फिर या तो मैं विंडो डॉट वैल्यू 1 करूँगा, ये देखो, तो ये जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल ऑब्जेक्ट में आ गया। और ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने वेरिएबल्स को, मतलब अपने आइडेंटिफायर्स को हम जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल स्कोप में डाल दें। ओके, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, लेट वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू, लिख देता हूँ वैल्यू बाय लेट, ऐसा। ओके, अब अगर मैं लॉग करता हूँ वैल्यू 1, मुझे मिल जाएगा वैल्यू बाय लेट। ओके, तो अब क्या खासी, अब देखो, अब मैं कॉन्स्ट के साथ भी करता हूँ, कॉन्स्ट वैल्यू 1 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यही चीज़ मैंने लेट को दे के रखा है। ठीक है, तो मुझे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ये एरर दे देगा, कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल वैल्यू 1।
तो मैं इसको वैल्यू 2 कर देता हूँ। अब देखो वैल्यू 2 बाय कॉन्स्ट। ओके देखो, अगर इसको मैं वैल्यू 1 करूँगा तो भी मुझे एरर ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एरर चले जाएगा। अब लॉग में वैल्यू 2 करते हैं, ये देखो वैल्यू 2 आ गया। सेम वैसे ही वैल्यू 3 को हम वार से करते हैं। देखो क्या करूँगा, इधर वार, और यहाँ पर वही एरर आएगा ब्लॉक स्कोप का। ये ब्लॉक स्कोप क्या होता है वो भी हम देख लेंगे अभी। वैल्यू 3 और यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू 3 बाय वार, और यहाँ पर वैल्यू 3। अब तीनों ही मेरे को मिल गए, ठीक है। बट अभी मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू 2 को मैं एक और बार फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। नॉट हियर, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ओके, आप अगर लास्ट में सेमीकोलन नहीं दोगे तो भी चलेगा। वैल्यू 1 को मैं चेंज कर देता हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो मेरे लाइन नंबर 14 पे ये चेंज हो गया। ओके, सेम अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे चेंज कर दूँ, वैल्यू 1 इक्वल्स टू लेट्स से हेलो एवरीवन। ओके, तो ये देखो चेंज हो गया, हेलो एवरीवन आ गया। मतलब जो लेटेस्ट वैल्यू है ना, कंसोल करने से पहले जो भी लेटेस्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैं इसी चीज़ को पहले अगर डिफाइन कर दूँ तो यहाँ पर जो मेरा मतलब जो लाइन नंबर 14 पे चेंज किया है उसके चेंज करने से पहले अगर मैं कंसोल कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू बाय लेट मिल जाएगा पहले। मतलब उसके चेंज होने से पहले अगर हमने उसको कॉल किया है तो जो उसका लेटेस्ट वैल्यू था वही हमको मिलेगा। ओके, बट सेम यही चीज़ अगर मैं इस वैल्यू के ऊपर करता हूँ तो क्या मिलेगा, वैल्यू प्रिंट होगा यहाँ पर लाइन 12 पे। देखते हैं, वो एरर देगा आपको। क्या एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस वैल्यू 1 बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये इनिशियलाइजेशन क्या है भाई, देखते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब है हम किसी को इसको डिफाइन तो कर दिया, यहाँ पर वैल्यू 1 लिखा, डिफाइन कर दिया। ओके, बट इसको यहाँ पे जब कुछ वैल्यू देते हैं इक्वल टू करके, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक होता है LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमको प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर जब हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं इसको तो वो इनिशियलाइजेशन होता है। इस पूरे प्रोसीजर जो हमने लाइन नंबर 13 पे किया है, एक वैल्यू पे, एक वेरिएबल पे कोई एक वैल्यू को स्टोर करना, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ओके, अब अगर मैं सपोज करो यहाँ पर वैल्यू 1 के, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ और वैल्यू 1 को एज इट इज रख देता हूँ। अब अगर मैं लॉग करता हूँ क्या, वैल्यू 1, अब अगर मैं लॉग करता हूँ लाइन नंबर 14 पे, आप देखना अब मुझे क्या ओके, इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा वरना आगे का प्रिंट नहीं होगा। ये देखो, ये मुझे अनडिफाइंड बोल रहा है। अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू दूंगा नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, अनडिफाइंड देगा अगर कुछ नहीं रहेगा तो। क्लियर। अभी चलो ये लेट का हमने देख लिया। लेट के साथ हम पहले हम कॉल नहीं कर सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन। वी कांट कॉल लेट में जो भी वेरिएबल्स होगा हम इनिशियलाइजेशन से पहले उसको कॉल नहीं कर सकते हैं। और लेट को हम दोबारा ऐसे करके, देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आया बट यहाँ पे इसके वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। देखो लाइन नंबर 18 पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है ना। मैं यहाँ पे क्लिक करके अंदर जाता हूँ, देखो लाइन नंबर 18 से हमको आंसर मिल रहा है। ओके, वापस से कंसोल पे आ जाते हैं। तो लेट को हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट अगर मैं चलो अब कॉन्स्ट के साथ करके देखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लॉग करता हूँ वैल्यू 2, ओके, तो अब क्या होगा, ये देखो ये मुझे एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस वैल्यू 2 बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये भी मुझे रेफरेंस एरर दे रहा है। सेम मतलब कॉन्स्ट को भी मैं पहले यूज नहीं कर सकता। ओके, तो अब मैं कॉन्स्ट को चेंज करता हूँ। यहाँ पर वैल्यू 2 इक्वल्स टू लेट्स से चेंज इन कॉन्स्ट। अब मुझे क्या मिलेगा, देखो लाइन नंबर, अब ये तो मुझे एरर दे दिया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
अब लाइन 24 पे भी अगर आप देखोगे तो भी मुझे एरर मिलेगा, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। हम लेट को दोबारा डिफाइन मतलब दोबारा उस पे वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट के केस में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ओके, और जैसे हमने यहाँ पर लेट को पहले ऐसे डिफाइन कर दिया, इसको डिफाइन किया बट उसमें कुछ वैल्यू नहीं रखा तो हमको अनडिफाइंड मिल रहा था। तो क्या हम कॉन्स्ट के साथ कर सकते हैं? चलो चेक करते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये देखो, ये मुझे यहीं पे ही एडिटर पे ही मुझे एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। अगर मैं इसकी बात नहीं मानकर यहाँ पे लॉग करने की कोशिश करूँगा तो भी ये मुझे एरर देगा, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्ट को मुझे जहाँ भी मैं कॉन्स्ट को एक बार बनाया उसको मुझे वहीं पर ही यूज़ करना पड़ेगा, मतलब वहीं पे ही उसको वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो वैल्यू कॉन्स्ट के अंदर आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। अब वैल्यू वार के केस में देखो, वार सबसे इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर मैं लेट्स से लॉग करता हूँ वैल्यू 3, ओके, लाइन नंबर 27 देखना। हमने क्या देखा? कॉन्स्ट और लेट को हम लोग पहले कॉल नहीं कर सकते, बट वार के केस में क्या हो रहा है ये देखो, लाइन नंबर 27 मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। ओके, वार के केस में अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि वार हॉइस्टेड होता है, वार इज हॉइस्टेड। अब ये हॉइस्टेड क्या होता है हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आप आज के टॉपिक पे स्टिक रहो। वार इज हॉइस्टेड, ओके, इसीलिए वो इट विल शो अनडिफाइंड व्हेन कॉल्ड बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 3 को चेंज कर दूँ, ये देखो वैल्यू 3 इक्वल्स टू वार चेंज्ड, तो वार चेंज हो जाएगा अनडाउटेडली। ओके, बट एक और चीज़ है, एक मिनट, इसको क्या हो गया, सॉरी, कंट्रोल Z, हाँ एक मिनट, हाँ ओके, वार चेंज्ड। ओके, इतना तक हमने देखा। अब देखो, लेट को हमने वैल्यू 1 दे के रखा है और वार को वैल्यू 3, बट अब मैं अगर यहाँ पर फिर से चेंज करता हूँ वार वैल्यू 3 इक्वल्स टू वैल्यू 3 बाय वार, ऐसे कुछ चेंज कर दिया। अब फिर से मैं लॉग करता हूँ वैल्यू 3, तो अब देखो ये क्या मुझे मिल रहा है, वैल्यू 3 बाय वार। तो अब मैं लेट को चेंज करता हूँ। लेट में हमने क्या रखा था? वैल्यू 1 रखा था। अब मैं दोबारा उसको इनिशियलाइज करता हूँ। देखो, एक बार जब हम यूज करते हैं ना, मतलब एक बार वार लेट कॉन्स्ट करके जब डिफाइन कर दिया तो उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, और उसके बाद उसको बोलते हैं जब दोबारा, इसको मैंने जब दोबारा किया इसको री इनिशियलाइजेशन, इसको दोबारा इनिशियलाइज किया मैंने। फिर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, नहीं पहले से यहाँ पे लिखा है, उसको बोलते हैं असाइनमेंट, री असाइनमेंट इसको आप कह सकते हो, री असाइनमेंट। दोबारा हमने कोई वैल्यू इसको दिया तो इसको री असाइन किया हमने। असाइन करना मतलब आपको पता चल गया होगा, किसी को कोई टास्क हम देते हैं तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, आई एम असाइनिंग यू अ टास्क। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू दे रहा हूँ कि तू ये वैल्यू पकड़ के रख और जब मैं मांगूंगा तो मुझे दे देना, ऐसा। तो ये रीअसाइनमेंट हो गया। अब ये रीअसाइनमेंट कॉन्स्ट के केस में काम नहीं करता है बट लेट के केस में काम करता है। अब जो री इनिशियलाइजेशन हुआ ये वार के साथ काम कर गया, बट ये री इनिशियलाइजेशन देखते हैं कॉन्स्ट के लेट के साथ करता है क्या, नहीं करेगा। देखो लेट के केस पे मुझे यहीं पे ही एरर दे देगा, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल वैल्यू 1। ओके, वी कैन नॉट, आप उसको री इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हो या तो, और री डिक्लेयर भी कह सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये फर्स्ट टाइम था ना, तो इसको इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। इनिशियलाइजेशन, कॉपी कर लेता हूँ इसको, इतना बड़ा स्पेलिंग कौन लिखेगा। इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हो या तो डिक्लेरेशन भी कह सकते हो, डिक्लेरेशन। ओके, तो इसको रीडिक्लेयर हम कर सकते हैं बट लेट को नहीं कर सकते। और सेम हम लोग
कॉन्स्ट को भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, कॉन्स्ट वैल्यू टू, ये देखो ये फिर से मुझे एरर दे देगा। अब ये ब्लॉक स्कोप क्या है, चलो देखते हैं। अभी दोनों को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रीडिक्लेयर और रीइनिशियलाइज सेम, वही सेम हम इस कॉन्स्ट को भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप ये डिफरेंसेस अपने बुक में नोट कर लेना। अब अगर हम इस कॉन्स्ट और लेट के साथ साथ एक और चीज था, ब्लॉक स्कोप क्या होता है। देखो यहां पर तो हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट अगर मैं एक करली ब्रैकेट ओपन करके यहां पर मैं लिखता हूं कॉन्स्ट वैल्यू टू इक्वल्स टू हेलो न्यू वैल्यू, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये तो काम कर रहा है मेरा। अब मैं लॉग करता हूं वैल्यू टू, ये कहाँ से आ रहा है, लाइन 41 पे। अब देखना लाइन 41 से मुझे कुछ एरर नहीं मिलेगा, बट सेम यही चीज़ अब मैं उसको यहाँ पर इस ब्लॉक के बाहर आके कर देता हूँ वैल्यू टू लाइन 44 पे। तो ये क्या मुझे मिला, लाइन 44 पे मुझे मिला वैल्यू टू बाय कॉन्स्ट। ओके, मतलब ये जो हमने करली ब्रैकेट के अंदर किया ना, जो हमने कॉन्स्ट के साथ किया, सेम वही चीज हम लेट के साथ भी कर सकते हैं। तो ये जो एक नया करली ब्रैकेट खोल दिया ना, यही होता है ब्लॉक स्कोप। अब मैं यहाँ पर देखो मन मर्जी मैं जितने चाहे स्कोप्स बना सकता हूँ। देखो मैंने कितने सारे स्कोप बनाया, 41, 46 और 51 को ध्यान रखना। हेलो वैल्यू और यहाँ पे 40 और यहाँ पर 45 और यहाँ पर 50 ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ डिफाइंड है। तो ये देखो सब अपने अपने स्कोप से आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं स्कोप के बाहर जाता हूँ तो जो मेरा पुराना वैल्यू था, मतलब ये सब करली ब्रैकेट तो अपने अपने स्कोप में आ गए, बट जैसे ही स्कोप के बाहर गया, ये देखो स्कोप से पहले वैल्यू टू क्या था, वैल्यू टू यहाँ पर वैल्यू टू बाय कॉन्स्ट, ये मुझे इधर मिल गया। ओके, तो आई होप आपको ये स्कोप समझ में आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक स्कोप। ओके, तो यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं हमारे वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में सब दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, नॉट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हम जो डेटा स्टोर करते हैं, देखो ये जो हमने स्ट्रिंग डेटा है, हमने फिर इधर नंबर, ये नंबर था हमने स्ट्रिंग करके रखा है, इसको एक नंबर कर देते हैं, ये नंबर डेटा है। तो इस टाइप के कितने डेटा टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स फॉर वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है रेफरेंस। अब सब में क्या डिफरेंस है, अब देखो मैं कमेंट कर देता हूं। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली देखो अगर मैं लेट के साथ करके दिखाता हूं, लेट x इक्वल्स टू 1 2 3, ये हो गया नंबर, ये डेटा टाइप हो गया नंबर। फिर अगर मैं इसको यहाँ पे मैं कॉमा करके भी कर सकता हूँ, देखो जरूरी नहीं कि सिर्फ सेमीकोलन ही लगे, अगर मुझे सिर्फ एक ही बार लेट यूज करना है तो मैं बार बार कॉमा देकर भी कर सकता हूँ। लेट x के बाद y इक्वल्स टू फुल स्टैक नेस्ट, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रिंग हो गया, यहाँ कॉमा देकर स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। y के बाद z इक्वल्स टू ट्रू, तो ये क्या हो गया बुलियन हो गया, बुलियन डेटा टाइप। ओके, और उसके बाद आता है z के बाद a लेते हैं, a इक्वल्स टू अनडिफाइंड, ये भी एक अनडिफाइंड करके, ये जो डेटा टाइप है ये एक स्पेशल डेटा टाइप है। इसका नाम भी है, मतलब इसको बोलते भी अनडिफाइंड ही है। ओके, अनडिफाइंड, इट्स अ स्पेशल वन। ओके, उसके बाद आएगा b इक्वल्स टू नल भी एक डेटा टाइप है, बट ये एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। वो अभी कैसे देखेंगे दिखाता हूँ आपको। फिर और एक डेटा टाइप है c करके लेता हूँ उसको, लेट्स से एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे पास, लेट्स से दिस नंबर। अगर मैं इस नंबर को एक सिंपली एक, ये मुझे क्या दे रहा है,
न्यूमेरिक लिटरल्स विथ एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वल्स टू 2 to the power 53 और ग्रेटर आर टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली। ये मुझे इधर एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे बिग इंट करके लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर डालना होगा ये। ओके, तो ये एक बिग इंटीजर हो गया। ये एक स्पेशल डेटा टाइप था बिग इंट। क्लियर? तो इतने सारे डेटा टाइप्स हमारे पास है। अभी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, इसको रेफरेंस बोल सकते हैं। देखो, अगर मैं क्या करता हूं, इतना हमने देखा, ये सारे वेरिएबल्स थे। सपोज करो मैं लेट x के बाद में सपोज करो x2 इक्वल्स टू नॉट, चलो यहाँ पे मैं आपको इतने सारे तो लिख लिया। अब एक काम करते हैं, इन डेटा टाइप्स को यहाँ पर एक बार डिफाइन करते हैं। लेट num1 इक्वल्स टू 1 2 3 4। फिर मैं क्या करता हूँ, लेट num2 इक्वल्स टू num1। ओके, ऐसा किया। अब मैं अगर लॉग करता हूँ, लॉग में क्या करता हूँ, num1 क्या था मेरा, num1। ओके, फिर num2। ये देखो, यहाँ आपको थोड़ा ट्विस्ट समझ में आएगा, num2। ओके, और ये जो था, ये ऊपर के सारे चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ कंसोल हो रहा है ना, इन सबको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा कंसोल वहाँ पर नहीं चाहिए। इन सबको कंसोल कर लेता हूँ, इस सबको कंसोल, अरे कमेंट कर देता हूँ इन सबको, ठीक है। इसको भी कमेंट सब कमेंट हो गए। ओके, अब हमारे पास देखो, इस num1 को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया और फिर num2 के अंदर इसको असाइन कर दिया। अब इनको मैं कंसोल कर रहा हूँ 73 74 पे, 73 74 पे कंसोल किया, दोनों आ गए बराबर से। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे num1 को चेंज करता हूँ इक्वल्स टू, इसको मैं क्या करता हूँ, ABCD कर देता हूँ, ठीक है। तो num2 को भी चेंज होना चाहिए ना, बट क्या होगा, देखो num1 तो चेंज हो गया, num2 चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज रहा, ठीक है। फिर उसके बाद चलो, अब मैं दूसरा आपको डेटा टाइप समझाता हूँ, रेफरेंस वाले। रेफरेंस में दो ही टाइप के डेटा टाइप होते हैं। पहला हो गया लेट यूजर इक्वल्स टू, मैं बना के ही आपको बताता हूँ। एक हो गया अपना ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया एरे। लेट्स से लेट सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ओके, ये मेरे सब्जेक्ट्स हो गए। अब यूज़र के अंदर ये तो एक हो गया एरे, इस डेटा टाइप को क्या बोलते हैं, एरे। और एरे भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट ही है, एरे भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। अगर आपको देखना है ना कैसे, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप क्या करो, लॉग में टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, लाइन नंबर 81, देखो टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। अभी अगर टाइप ऑफ आप देखोगे, ये आप इस तरह भी लिख सकते हो, दूसरा मेथड है आप ऐसे भी लिख सकते हो, टाइप ऑफ के साथ ये पैरेंथेसिस देकर भी आप लिख सकते हो, टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। ये देखो, वही लाइन नंबर 82 से क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो दोनों ही इक्वली वैलिड है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यूजर के केस में देखो, मैंने एक एम्प्टी यूजर बनाया। अब मैं इसको लॉग करता हूं टाइप ऑफ यूजर, तो क्या मिलेगा मुझे, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर लेट्स से टाइप ऑफ यूजर हो गया, ठीक है, दोनों सेम टू सेम है, ये हमको मिल गया ऑब्जेक्ट, पता चल गया कि ये सब ऑब्जेक्ट से एरे, और ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा जेसन फॉर्मेट में है। जेसन फॉर्मेट, जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक्चुअली ये जो जेसन फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट है, ये आपको APIs बनाने में बहुत हेल्प करेगा, APIs के डेटा शो करने में। तो यहाँ हम लोग कैसे यूज़ कर देंगे इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम की वैल्यू पेयर में इसको हम यूज़ करते हैं। की वैल्यू कैसे, सपोज करो एक यूज़र है, यूज़र के पास हमको चाहिए नेम, एक यूज़र का नेम होगा, तो नेम क्या ले लेते हैं, चलो प्रकाश ले लेते हैं, मेरा नाम है प्रकाश। एज ले लेते हैं
27, ओके। फिर उसके बाद नेम, एज, रोल, उसका रोल क्या है, लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके। ये सारे यूजर्स के ये आ गए। फिर उसके बाद मैं एक बुलियन भी लेके देखता हूँ, कैन वोट करके, यस अबव 27 अबव 18 है तो कैन वोट में ट्रू, ये बुलियन आ गया, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक और, ठीक है, एक यूज़र बन गया। अब चलो एक और बनाते हैं, लेट्स से लेट कंपनी करके बनाता हूँ, कंपनी इक्वल्स टू लेट्स कंपनी नेम में फुल स्टैक नेस्ट, ओके। कंपनी नेम आ गया। अब उसके बाद लोकेशन मुंबई, ओके। इतने सारे आ गए। अब अगर मैं सॉरी, मुझे ये नहीं करना था, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना था, बट चलो ठीक है, मैं यूज़र 2 कर लेता हूँ। लेट ये यूज़र 1 हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यूज़र 2 करके दिखाता हूँ, यूज़र 2 इक्वल्स टू यूज़र 1, ओके। अब यहाँ पे हम लॉग करते हैं, लॉग में यूज़र 1 में एक्चुअली जो ये वाला प्रोसीजर किया था ना, मैं सेम वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, बट ऑब्जेक्ट्स के केस में, इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यूज़र 1 फिर यूज़र 2, ठीक है। अब मैं करता हूँ, देखो यूज़र 1 यूज़र 2 मुझे मिल गए, दोनों एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ओके। बट मैं क्या करता हूँ, हमने क्या किया था अभी, num1 को चेंज कर लिया था, तो मैं अब क्या करता हूँ, यूज़र 1 को उसके नीचे चेंज करता हूँ, यूज़र 1। अभी मेरे पास कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कोई वैल्यू डिफाइन करना चाहूँगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं अभी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई और चीज़ ऐड करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यूज़र 1, मैं यूज़र 1 में नहीं करता हूँ, चलो यूज़र 1 में कर लेते हैं अभी। एज, कैन वोट, नेम और रोल ये ऑलरेडी है मेरे पास। हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर, देखो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ जब डिफाइन करते हैं ना, नेम वगैरह, तो उसको कंसोल लॉग कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए लॉग, देखो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम, उसके अंदर क्या जो भी आपने कीज यूज़ किया होगा, वो कीज को आप डॉट करके यूज़ कर सकते हो। देखो जब मैं माउस यहाँ पे लेके आता हूँ, मुझे सारे की वैल्यू पेयर बता देता है कि नेम एक स्ट्रिंग है, एज एक नंबर है, कैन वोट एक बुलियन है, ओके। तो एज डॉट, इसको मैं रोल कर देता हूँ, रोल, ऐसा। लाइन नंबर 95 पे देखना क्या होगा, रिफ्रेश करने पे सॉफ्टवेयर डेवलपर मिल गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो मैं यूज़र 1 के, मैं सपोज करो रोल को ही चेंज करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर से मैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके। तो मैंने अभी यूज़र 1 को चेंज किया है, ठीक है, यूज़र 1 के रोल को। तो अब देखना अब क्या होना चाहिए, टेक्निकली यूज़र 1 का चेंज होना चाहिए, यूज़र 2 का नहीं होना चाहिए, बट इसने क्या किया, यूज़र 2 को भी चेंज कर दिया, ओके। अब अगर आप देखो, आप बोलोगे यूज़र 1 के साथ किया, यूज़र 2 के साथ करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। यूज़र 2 में मैं कुछ नया चीज़ ऐड करता हूँ। सपोज देखो जो प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना प्रॉपर्टी करके, ये सब उसके प्रॉपर्टी है जो कि की वैल्यू पेयर में है। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ दूसरा अगर मैं कुछ लिखूंगा ना, तो क्रिएट हो जाएगा। अगर वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर लोकेशन मुंबई कर लेता हूँ, ये मैंने यूज़र 2 में किया, ठीक है। तो अभी कहाँ आना चाहिए, यूज़र 2 के इसके अंदर आना चाहिए, राइट। तो अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या बात है, तो यूज़र 1 में भी आ गया, लोकेशन मुंबई, यहाँ पर सॉरी मुंबई की स्पेलिंग गलत है, बट आप बस ध्यान देना, ये लोकेशन दोनों में आ गया। बट यहाँ पे जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो ये तो दोनों में मैं यूज़र 1 पे चेंज करता हूँ तो यूज़र 2 पे आ जाता है, यूज़र 2 पे करता हूँ तो यूज़र 1 को भी मिल जाता है, दोनों ही जगह पे इक्वली चेंज हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है,
तो इसको अगर आप समझना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं वो एक कंप्यूटर के मेमोरी में डिक्लेयर हो जाते हैं। तो इस मेमोरी में देखो, जब हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं ना, तो एक ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी स्पेस मिल जाता है। ये मेमोरी जो उसको मिला, इस मेमोरी में हमारा पूरा वो ऑब्जेक्ट है। फिर जब हम उस यूज़र 1 को यूज़र 2 पे असाइन कर देते हैं तो क्या होगा, पहले तो ये यूज़र 1 इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब जब ये यूज़र 2 को हम असाइन कर लेंगे तो क्या होगा, ये भी सेम उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो इसीलिए हम जब भी कोई चेंज यूज़र 1 पे करते हैं तो वो चेंज यूज़र 2 पे लग जाता है, और अगर यूज़र 2 पे करते हैं तो यूज़र 1 पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी चेंजेस है ना वो इस मेमोरी लोकेशन पे हो रहा है। ओके, अब जब इसीलिए इनको बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं इनको? रेफरेंस, REF, मैं REF लिख देता हूँ, आप समझ जाओ। इसीलिए इनको कहा जाता है रेफरेंस डेटा टाइप्स, ठीक है। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे उनके केस में क्या होता था, जब भी हमने कोई नंबर 1 बनाया तो नंबर 1 को एक मेमोरी मिल गया। फिर जब हमने नंबर 2 बनाया, ये देखो नंबर 2 जब बनाया, और फिर उसके अंदर नंबर 2 को भी एक्चुअली एक अलग मेमोरी मिल जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही होता था, लेकिन जब हमने इक्वल टू कर दिया ना तो दोनों के दोनों, मतलब हमने क्या किया, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके वहाँ पर एक उसको असाइन कर रहे हैं, मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इसको जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो सिंस से प्रिमिटिव है, इसको दूसरा मेमोरी लोकेशन मिल जाएगा। क्लियर? दूसरा मेमोरी लोकेशन मिल गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, जब हम कोई चेंज num1 पे करते हैं तो वो सिर्फ num1 को ही रिफ्लेक्ट होता है, और जब हम num2 को करते हैं तो वो num2 पे रिफ्लेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अपने सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे काम करते हैं। दे बोथ वर्क इन सेपरेट मेमोरी लोकेशंस। ओके, क्लियर? अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट के जो इंजीनियर्स थे, जो उसके आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने क्या देखा कि जब भी ये ऑब्जेक्ट और एरे है ये बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो, लेट्स से जेसन प्लेस होल्डर API, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, जो बड़े बड़े डेटा आते हैं, सॉरी मुझे चार्ज करना पड़ेगा, ध्यान नहीं रहा। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 100, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये हमारा पूरा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है ना, एरे है इधर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जब ये आ रहा है तो क्या हो रहा है, इतना सारा डेटा है ये, तो ये कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा आप सोच सकते हो। तो इतने सारे मेमोरी को अगर हम हर बार एक नए वेरिएबल पे असाइन करते जाएंगे तो इतने सारे मेमोरी को जब स्टोर करेंगे ना तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा। इसीलिए ये सब रेफरेंस में काम करता है। इनको एक ही मेमोरी लोकेशन मिलता है और वहीं पे हम चेंज करते रहेंगे। तो जितनों को मिला होगा, मतलब जहाँ जहाँ पर ये यूज़र, मतलब जहाँ जहाँ हमने इस यूज़र को दूसरे, मतलब इस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में स्टोर किया होगा, तो सेम वो लोग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, सेम मेमोरी लोकेशन को, और अपडेट्स को रिफ्लेक्ट कर देंगे। और ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ये उनको सेपरेट मेमोरी लोकेशन मिलता है, बिकॉज दे डोंट कंज्यूम मच मेमोरी। ओके, तो अब हम कोड पे आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब स्प्रेडिंग क्या होता है वो हम देख लेते हैं। स्प्रेडिंग मतलब देखो, मैंने यहाँ पर एक कंपनी बनाया था, ठीक है। अब मैं इस कंपनी के अंदर सपोज करो मुझे ये पूरा यूज़र के वैल्यू चाहिए, तो मैं थोड़ी ये पूरे यूज़र को कॉपी पेस्ट करूँगा अभी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट 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 करके मैं यहाँ पर user1 लिख दूंगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ सेमीकोलन मत देना वरना एरर आएगा, कॉमा दे सकते हो। अब मैं अगर लॉग में अपना कंपनी करूँगा तो ये देखो किधर गया, यहाँ पर। अब देखो जब मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो कंपनी में मुझे क्या मिल गया, कंपनी नेम, लोकेशन और यूज़र का सारा डेटा मुझे मिल गया।
इसी चीज़ को बोलते हैं स्प्रेडिंग। ये जो ट्रिपल डॉट है, ये ट्रिपल डॉट को कहा जाता है स्प्रेडिंग। ओके, अब अगर देखो, अब इस यूज़र 1 के अंदर क्या है, एज है, ठीक है। अगर मैं नेम को चेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर नेम को इस तरह चेंज कर लूँ, नेम को मैं क्या करता हूँ, सत्य कर लेता हूँ। मेरा ही नाम है सत्य प्रकाश। ओके, तो अब देखो क्या होगा, लाइन 106 में ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, नेम सत्य होके आ गया। बट अगर यही यूज़र को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा कर, जस्ट सपोज करो मैं लास्ट में डिक्लेयर किया और अपने नेम को पहले चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, पहले क्या था, सत्य हो गया था। अब देखो वही प्रकाश है। प्रकाश क्या था, यूज़र 1 का नेम था, बट वो हमारा चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यहाँ हमने चेंज किया ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब एक की, इसको की बोलते हैं, अगर एक की कहो या प्रॉपर्टी कहो तो भी चलेगा, ठीक है। इसको अगर आप की वैल्यू बोलोगे तो ठीक है, या तो प्रॉपर्टी वैल्यू। तो अगर एक प्रॉपर्टी हमने जिसको स्प्रेड किया है उसके पास भी अगर सेम वही प्रॉपर्टी है और हमने इसको पहले चेंज कर दिया, बाद में हमने स्प्रेड किया है, तो उस केस में क्या होगा, ये उसको ओवरराइड कर देगा, मतलब रिप्लेस कर देगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी स्प्रेड करना हो ऑब्जेक्ट हो सब में, तो हम उसको पहले डिफाइन करते हैं एट द बिगिनिंग। अब देखो, अब हमारा नेम चेंज होके आ जाएगा। सत्य था, ये देखो सत्य आ जाएगा, प्रकाश से चेंज हो गया। ओके, यहाँ पर मैं एरे को भी स्प्रेड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट्स था, मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं माई सब्जेक्ट्स करके एक बनाता हूँ, इसे कोलन दे दिया, फिर यहाँ पर एरे बनाकर डॉट 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 सब्जेक्ट्स। देखो अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, एरे को स्प्रेड कर दिया, तो क्या आया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट्स से ये जो सब्जेक्ट्स था ना, यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ। सपोज करो सब्जेक्ट्स के अंदर लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेट करके डिफाइन किया है। लेट करके मैं यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐड करता हूँ। सब्जेक्ट्स लेट्स से लेट न्यू सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू रिएक्ट नोड नेक्स्ट जेएस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सब्जेक्ट्स के अंदर इक्वल टू देना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट्स के अंदर डॉट डॉट करके लेट्स से नॉट सब, हाँ, डॉट 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 न्यू सब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके, अब स्प्रेड कर दिया इसको। तो अब देखते हैं हमको माई सब्जेक्ट्स में क्या मिलता है। मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश किया, लोकेशन मुंबई, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ऑलरेडी कॉल कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं लॉग करता हूँ सब्जेक्ट्स, ये देखो हमारे सब्जेक्ट्स में अब क्या आ जाएगा, लाइन नंबर 112 में रिएक्ट नोड नेक्स्ट जेएस। तो ये जो पुराने वैल्यूज थे वो रिप्लेस हो गए। मैंने क्या किया, डायरेक्ट न्यू सब्जेक्ट्स को स्प्रेड कर दिया उसके अंदर। बट अगर मान लो ये डॉट 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 की जगह पे मैं सिर्फ न्यू सब्जेक्ट्स लिखता, तो लाइन नंबर 112 में क्या आता, देखो लाइन नंबर 112 में एरे के अंदर एक एरे आ गया, ऐसा होता, एरे इनसाइड अ एरे। तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्प्रेड किया। तो हमको अगर पुराने सब्जेक्ट्स के वैल्यू, ये जो पुराना सब्जेक्ट है ना, इसके भी हमको वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको स्प्रेड करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इधर डॉट 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 सब्जेक्ट्स। ओके, अब देखो इसको ले लिया, आई होप वो काम करना चाहिए। ये देखो काम कर लिया ना, लाइन नंबर 6, ये देखो लाइन नंबर 112। मैंने क्या किया, पुराने एरे को पुराना जो था उसको भी स्प्रेड कर दिया, उसके बाद मैंने इस एरे को स्प्रेड किया। मतलब देखो हम लोग एक साथ दो स्प्रेड भी कर सकते हैं। मल्टीपल स्प्रेडिंग्स आर अलाउड। क्लियर? ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया ये चीज़, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, क्लासरूम स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली मैं आपको क्लासरूम में ये क्लियर करवा दूंगा।
तो देखो हम लोग ने जो भी एक कंपनी करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ देखो अगर मुझे इसके एक एक वैल्यूज़ को यूज़ करना है, सपोज करो ये माई सब्जेक्ट से ये मेरे को लेना है, तो मैं क्या करूँगा, लॉग में कंपनी डॉट माई सब्जेक्ट्स, मेरे को सब मिल जाएगा जो भी है। मेरे को एक ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कोई चीज़ लेना है तो मेरे को बस डॉट करके लिखना है, डॉट करूँगा तो मुझे वो सब ऑप्शंस दे देगा, चाहे वो एरे ही क्यों ना हो, कुछ भी हो मेरे को मिल जाएगा। ये देखो मिल गया, वो सिर्फ डॉट का ही यूज़ करना है। जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ याद रखो, इनसाइड किसी के अंदर हम जा रहे हैं या किसी के ऊपर हमको कुछ परफॉर्म करना है, अबव मतलब ऑन ऐसा, ऑन इनसाइड मतलब किसी ऑब्जेक्ट के, ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर गया मैं, या किसी HTML एलिमेंट के अंदर जा रहा हूँ मैं, अपने डोम ट्री के अंदर जा रहा हूँ मैं, तो इनसाइड हो गया। और दूसरा हो गया ऑन, यानी कि बटन के ऊपर कोई चीज़ क्लिक करवा रहा हूँ, या कहीं पे एक हवर किया, मतलब एक मेरा डिवीजन टैग है उसके ऊपर मैं हवर कर रहा हूँ, मतलब ऑन। ये दोनों जब भी हो ना, इनसाइड या तो ऑन, तो समझ लो आप कि आपको वो ऑब्जेक्ट जो भी है, ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट ही है, डॉट करके आगे बढ़ना है, डॉट फिर डॉट, उसके अंदर कुछ है फिर उसके अंदर कुछ है, तो डॉट डॉट करके आगे बढ़ते जाना है जावास्क्रिप्ट में। मैं इसको फर्स्ट सेकंड ऐसा करके लिख देता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा, ओके। ये हुआ, ओके चलो यहाँ तक ठीक हो गया। अब आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स में क्या फ़र्क है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछते हैं। देखो आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल एक तरह का अगर मैं आपको समझाऊँ ना, ये देखो शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। आइडेंटिफायर्स में हमारा सब कुछ आ जाता है, फंक्शन आ जाता है, क्लासेस आ जाते हैं, वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, और तो और यहाँ पर हमारे ब्लॉक्स भी आ जाते हैं, जो ब्लॉक्स वगैरह हम बनाते हैं ये सारे ब्लॉक्स भी आ जाते हैं। ये सब हमारे मिलकर आइडेंटिफायर्स में आ जाते हैं। आइडेंटिफायर्स मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहचानता हो। हम लेट लिख रहे हैं तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कर रहा है, उसको पहचान रहा है, तभी तो उसके रिगार्डिंग हम ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। तो सेम वैसे ही वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये क्या बता रहा है, वेरिएबल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइडेंटिफायर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज डेटा विद इन अ प्रोग्राम। मतलब वेरिएबल क्या करता है, एक डेटा को स्टोर करता है और उसको बाद में मैनेज करने में हेल्प करता है, ओके। और आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज अ वेरिएबल। वेरिएबल के केस में कैसा, लेट, वार, कॉन्स्ट, ये सब आइडेंटिफायर्स है। अगर हम इनको यूज करते हैं तभी तो हमको पता चलता है कि यस इट इज अ लेट वेरिएबल, इट इज अ कॉन्स्ट वेरिएबल, या इट इज अ वार वेरिएबल। और फंक्शन आपने अभी तक सीखा नहीं है तो फंक्शन का आप समझ लो, बाद में कराऊंगा मैं। फंक्शन के लिए अगर आपने मेरा क्लास ऑफलाइन क्लासरूम अटेंड किया है तो वहाँ आपको पता होगा हम लोग ऐड इवेंट लिस्नर वगैरह बनाते थे, तो वो सब फंक्शन हो गया। फिर क्लास और अदर यूजर डिफाइंड एंटिटी इन अ प्रोग्राम, जो भी प्रोग्रामिंग के अंदर है वो सब कुछ एक आइडेंटिफायर है, जिसके वजह से जैसे फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, इफ एल्स ब्लॉक हो गया, ये सब आइडेंटिफायर्स है। और यहाँ पे बताया वेरिएबल्स का क्या है, वेरिएबल्स हैव अ डेटा टाइप, जैसे हमने बताया आपको नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, वेरिएबल यही तो स्टोर करते थे, ऑब्जेक्ट्स, बस यही है इधर। और आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एंड रिफर टू दीज एलिमेंट्स इन द कोड। देखो सारे आइडेंटिफायर यूनिक ही हुए ना, लेट का कोई दूसरा लेट है क्या, नहीं है, और इफ एल्स का भी कोई दूसरा इफ एल्स नहीं है, राइट। तो ये सब यूनिक होते हैं आइडेंटिफायर्स। और वेरिएबल्स का क्या यूज है, दे अलाउ यू टू असाइन वैल्यूज, रीड वैल्यूज। हम क्या कर रहे थे, एक्स में कोई कंपनी करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वैल्यू असाइन किया, फिर कंसोल लॉग करके उसको रीड किया। तो क्या किया, असाइन और रीड कर लिए, फिर हम उसको चेंज कर रहे थे, मैनिपुलेट डेटा कर रहे थे ना हम लोग, स्प्रेड वो सब करके मैनिपुलेट डेटा
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम के चलते हम उसको ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जब एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू को असाइन करना, वैल्यू को रीड करना, वैल्यू पे मैनिपुलेट करना, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। वेरिएबल्स आर एसेंशियल फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन अ प्रोग्राम, सेम चीज़ मैंने समझाया। और ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटा मैनिपुलेशन जो है डेटा स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, समझ लो, या तो को रिलेटेड है ये सब चीज़ें। सेम बार बार एक सेम चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से समझाया गया है। और ये मैंने आपको लास्ट इमेज में बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स आर अ सबसेट ऑफ आइडेंटिफायर्स, और या तो कहूँ तो आइडेंटिफायर्स आर सुपर सेट ऑफ वेरिएबल्स, समझे, क्योंकि आइडेंटिफायर के अंदर सब कुछ आ गया है। आइडेंटिफायर्स आर यूज टू नेम वेरिएबल्स, देखा, आइडेंटिफायर्स हेल्प करते हैं वेरिएबल को नाम देने में। हम लेट करके लिखा था ना हमने, लेट कंपनी इक्वल्स टू दिस, लेट एक्स इक्वल्स टू जो भी था, तो हम नेमिंग कैसे कर रहे थे? आइडेंटिफायर जो लेट, देखो लेट कॉन्स्ट बार, ये आइडेंटिफायर है, उसके बाद जो हमने नाम दिया है वो वेरिएबल है, समझे। आर यूज टू नेम वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एंड अदर एलिमेंट्स, मेकिंग देम एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल। ओके, देखो यहाँ पे ही देख लो, कोड में देख लो, ये यहाँ पर तो सबसे पहला क्या है, अगर मैं इस पूरे चीज़ को टुकड़ों में बांट दूँ तो पहले क्या आएगा? लेट आएगा, फिर आता है नम, फिर आता है 1 2 3 4। तो लेट क्या है? लेट हमारा आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर। और ये जो नम है ये हमारा वेरिएबल है, और ये क्या है? ये वैल्यू है, और इक्वल टू दिया है इसीलिए इसके अंदर स्टोर हो रहा है। जो मैंने लेट के लिए कहा वो सबके लिए अप्लाई, ये सब्जेक्ट्स के लिए भी वही चीज़। सब्जेक्ट लेट एक आइडेंटिफायर हो गया, लेट एक आइडेंटिफायर, सब्जेक्ट क्या हो गया? वेरिएबल नेम, और ये सब वेरिएबल के वैल्यूज है। क्लियर? सेम यहाँ पर यूज़र एक वेरिएबल नेम है और लेट क्या है? एक आइडेंटिफायर है। ओके, तो अब आप कंफ्यूज मत होना, आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल क्या है। ओके, तो हमने आज देख लिया, स्प्रेड देख लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यूज को कैसे, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यूज को कैसे लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लेकर, डॉट ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट प्रॉपर्टी का नाम। यहाँ पे माई सब्जेक्ट्स क्या है? उसके प्रॉपर्टी है। स्प्रेड कर सकते हो आप, अगर स्प्रेड नहीं करना चाहते हो, अगर आप खुद से कुछ एक बनाते हो, लेट से सेल्फ एरे ऐसा करके कुछ एक बनाता हूँ, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। लेट से मैं क्या लिखूँ? मैं कुछ भी लिख लेट से मैं लिखता हूँ नॉट सेल्फ एरे, मैं यहाँ पे फेवरेट प्लेसेस, फैव प्लेसेस करके एक लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली, ऐसा कुछ भी। तो ये मैंने खुद से भी एक एरे बना सकता हूँ मैं। ओके, कैन वोट वो सब आपने तो देख लिया, यूज़र 1 में कैन वोट, नंबर भी हम सेव कर सकते हैं, कैन वोट भी। हाँ, अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक और चीज़ था, ये नल करके, नल एक ऑब्जेक्ट है, वो कैसे? देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं लॉग में, आपको कुछ भी जानना हो तो अब ऐसे टाइप ऑफ नल, नल क्या है देखो, लाइन नंबर 126। अब देखो ध्यान से, लाइन नंबर 126 क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट बता रहा है ना, टाइप ऑफ नल। क्लियर? तो नल भी एक तरह का स्पेशल ऑब्जेक्ट है, जब कुछ भी नहीं देना हो तो नल दे दो उसको। ओके, कंसोल पे आ जाते हैं, अभी देखते हैं टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या है। ओके, टाइप ऑफ अनडिफाइंड, टाइप ऑफ अनडिफाइंड देखते हैं, एनी गेस? चलो देख लेते हैं, टाइप ऑफ अनडिफाइंड वही अनडिफाइंड है, जब उसको डिफाइन ही नहीं किया है तो उसको टाइप कैसे मिलेगा? क्लियर? ओके, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे रखता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया होगा, मतलब कुछ डाउट है आपको, तो थोड़ा दोबारा देखिए इसको, आप थोड़ा रिपीट करके भी देख सकते हो। फिर भी अगर ना समझ में आया तो आप मुझे क्लास में कांटेक्ट कर, क्लास में पूछ लेना मेरे को ये चीज़। ओके, और जो नॉन क्लासरूम स्टूडेंट्स है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया है, वेट, आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल पे भी, व्हाट्सएप पे ही प्रोबेबली कांटेक्ट कर लो, ईमेल पे मैं शायद ना देख पाऊँ जल्दी। ओके,
तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।